हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में अपना डेप्रीशिएशन चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। यस बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, फटाफट से उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11। मेसर सुबा फार्मास्यूटिकल्स हैज इंपोर्टेड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर 1,60,000, पेड कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 80,000 रुपए, इनकट इरेक्शन चार्जेस 60,000 रुपीज। तो बच्चों फटाफट से बताओ, हमने फॉरेन से एक मशीन मंगाई है जिसकी कॉस्ट 1,60,000 है, पर हमको इस पे 80,000 की इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ा और 60,000 रुपए इरेक्शन चार्जेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करना पड़ा। तो क्या ये सारी वैल्यूज इसी में ऐड हो जाएगी? फटाफट से बताओ, क्या ये सारी वैल्यूज इसी वैल्यू में ऐड हो जाएगी? यस। अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग 1,00,000 परचेज हुई 1 जनवरी 2022 को। 1 जुलाई 2023 को एक पोर्शन ऑफ द इंपोर्टेड मशीन जिसका वैल्यू है 1/3 गॉट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वॉज सोल्ड फॉर 34,800। अनदर मशीन परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000। डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। मशीनरी का अकाउंट बनाओ 21, 22 और 23 के लिए। अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से दिसंबर का है। ओके, तो चलो देखो सॉल्यूशन नंबर 11। देखो, सबसे पहले 1 जुलाई को 2021 टू बैंक हमने मशीन खरीदी 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000, यानी कि 3 लाख की मशीन हमने खरीदी है। ओके, नेक्स्ट 1 लाख की परचेज की है नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2022 को। तो ये साल तो 2021 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा बाय डेप्रीसिएशन। 3 लाख की मशीन है, एसएलएम बेसिस पे डेप्रीसिएशन लगाना है 20% पर एनम। तो 20% इसका निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक? 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का डेप्रीसिएशन इस मशीन में लगेगा। 3 लाख का 10%, बेसिकली 30,000 का डेप्रीसिएशन आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000। ओके, देन 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। फिर उसके बाद आपने 1 लाख रुपए का एक मशीन और खरीदा है। 1 लाख का मशीन आपने एक और खरीदा है, ठीक है। बाय डेप्रीसिएशन मशीन 3 लाख की थी, उस पर 20%, और मशीन 1 लाख की है, इस पर भी 20% ही लगेगा। ओके, तो ये टोटल हो गया 80,000।
फिर 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीन 1/3 आउट ऑफ ऑर्डर हो गई और 34,800 में बिकी बच्चों। तो 1/3 ऑफ द मशीन, फर्स्ट मशीन का 1/3 पोर्शन बिका है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आपकी फर्स्ट मशीन 3 लाख की थी, ठीक है, इसमें आपने 30,000 का डेप्रीशिएशन पहले माइनस किया, फिर उसके बाद आपने यहां पर 60,000 का डेप्रीशिएशन माइनस किया, ठीक है। अब यहां पर भी वैसे तो कब आउट ऑफ ऑर्डर हुई है, 1 जुलाई को, 2023 1 जुलाई तक का तो आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे ही करोगे, यानी कि आधे साल का। तो अगेन 1/3 मशीन यानी कि 1 लाख की मशीन जो आप बेच रहे हो उस पर आप 20% डेप्रीशिएशन निकालोगे आधे साल का, 6 मंथ का, 1 लाख का 20% और 6 मंथ 10,000। रुको मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ वर्किंग नोट के अंदर। सबसे पहले आपने जो 3 लाख की मशीन खरीदी थी उसका आप सिर्फ 1/3 पोर्शन बेचने वाले हो, उसका आप सिर्फ 1/3 पोर्शन बेचने वाले हो। तो पहले तो इस 3 लाख का 1/3 निकाल लो, तो ये हुई आपकी 1 लाख की मशीन। अब इस 1 लाख की मशीन का 1/3 बेचने वाले हो कब, 1 जुलाई 2023 को। आपने खरीदा कब है, 1 जुलाई 2021 को खरीदा है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2021 को आपने खरीदा, तो अब आप डेप्रीशिएशन इसमें माइनस करोगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन 6 महीने का माइनस होगा, तो 1 लाख का 20% फॉर 6 मंथ आपने निकाला होगा, जो क्या होगा 10,000। इसको आपने माइनस किया, ये हो गया 90,000। फिर आपने सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस किया होगा 1 लाख का 20%, तो ये हुआ 20,000। फिर आया 70,000 इधर। फिर आपने थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करना है जिस साल वो बिक रहा है। वो 1 जुलाई को बिक रहा है, तो अगेन एसएलएम बेसिस है बच्चों, इसलिए कॉस्ट पे निकल रहा है ना हर बार। 10,000 का आप डेप्रीशिएशन माइनस करोगे तो ये आ गई 60,000 इस मशीन की वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन वो मशीन बिकने वाली है, जिस दिन वो मशीन सेल होने वाली है, उस दिन उसकी वैल्यू 60,000 रुपीज है। जिस दिन ये मशीन बिकने वाली है उस दिन इसकी वैल्यू 60,000 रुपीज है। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। अब 60,000 की मशीन 34,800 में आप बेच रहे हो, 34,800 में आप बेच रहे हो 60,000 की मशीन, तो आपको हो गया लॉस ऑन सेल। 60,000 की मशीन 34,800 में बेच दी, तो आपको 25,200 का हो गया यहाँ पर लॉस ऑन सेल। क्या ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ, समझ में आया कि नहीं। इसमें समझने वाली बात यह है कि बच्चों जो 3 लाख की मशीन है आपका, उसका सिर्फ 1/3 पोर्शन बिकने वाला है। तो आपको ये बताना है कि उस 1/3 पोर्शन की आज की वैल्यू कितनी है, उस 1/3 पोर्शन की आज की वैल्यू कितनी है, ये आपको बस बताना है। तो 1/3 पोर्शन 1 लाख का था, 1 लाख में पहले साल ये देखो इस 3 लाख के अंदर ही है वो 1 लाख, बोलो हाँ। पहले इस चीज को समझो कि इस 3 लाख रुपए की मशीन के अंदर ही वो 1 लाख की मशीन है, बोलो यस और नो। इस 3 लाख की मशीन के अंदर ही वो 1 लाख की मशीन बैठी हुई है ना। इस 3 लाख के अंदर तो है ना वो 1 लाख का मशीन, यस। तो वो 1 लाख की मशीन में फर्स्ट ईयर में आधे साल का डेप्रीशिएशन 10,000 लगा होगा, 90,000 उसकी वैल्यू बची होगी। फिर सेकेंड ईयर में तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा, तो 20,000। फिर थर्ड ईयर में 1 जुलाई को आप बेच रहे हो, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन फिर से 10,000 लगा। तो अब उस पर्टिकुलर मशीन की जो 1 लाख वाली मशीन थी, उस 3 लाख के अंदर जो 1 लाख वाली मशीन थी उसकी आज की वैल्यू 60,000 रुपए जिस दिन वो सेल हो रही है,
जिस दिन वो सेल हो रही है उस दिन उसकी वैल्यू 60,000 है। ओके, तुम डायरेक्टली 1/3 करके नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर में, या फिर आप ये कर सकते हो बच्चों कि शुरू से ना आप इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दो। एक मशीन को आप 2 लाख दिखा दो और एक मशीन को आप 1 लाख दिखा दो। ये आप कर सकते हो शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग यू कैन डू लाइक दिस, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से 1 लाख की मशीन वाला जो पोर्शन है वो आप बेचने वाले हो, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो 2 लाख प्लस 1 लाख। फिर यहाँ पर जब आप डेप्रीशिएशन भी दिखाओगे तो डेप्रीशिएशन भी ऐसे दिखा देना, 20,000 का डेप्रीशिएशन मशीन 1 में, 10,000 का डेप्रीशिएशन मशीन 2 में। फिर आप बैलेंस कैरी डाउन करोगे उसमें भी दिखा देना कि 1,80,000 की मशीन 1, 90,000 की मशीन 2। फिर उसके बाद फिर से जब डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे तो ये तो अलग है, ये तो अभी जो आपने मशीन खरीदी वो है। बाकी दोनों मशीन का होगा आपका 40,000 और 20,000, ठीक है, और ये मशीन 3 है आपकी। इसका अलग है ना, इसका मैं कहा लिखा नहीं हूँ ब्रैकेट में, ये वाला पोर्शन मैंने लिखा ब्रैकेट में, ये वाला पोर्शन 40,000 और 20,000 अलग अलग करके लिखा है, ठीक है, 40,000 और 20,000। तो अब आप 40,000 इसमें से माइनस करोगे, 20,000 इसमें से माइनस करोगे, जो बैलेंस कैरिड डाउन वाला पोर्शन है वो हो जाएगा आपका 1,40,000 प्लस 90 माइनस 20 70,000 प्लस, अगर आप मशीन 3 का भी लिखना चाहो तो 1 लाख माइनस 20,000 80,000। ये मशीन 3 है, मशीन 3। फिर उसके बाद अब जब आप डेप्रीशिएशन निकालोगे, जिस साल ये सेल हो रही है उस साल आप डेप्रीशिएशन निकालोगे तो सिर्फ इस वाली मशीन का निकालोगे, क्योंकि वही बस सेल हो रही है, वही बस सेल हो रही है, तो बस उसी का डेप्रीशिएशन निकालोगे जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 20% 6 महीने के लिए निकलेगा 10,000, तो 70,000 माइनस 10,000, 60,000 आपकी मशीन की वैल्यू आ गई ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 60,000 की मशीन आप 34,800 में बेच रहे हो, तो 25,200 रुपए का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन निकालोगे बाकी बची हुई मशीन्स का, तो आपकी मशीन 1 जो कि 2 लाख की है वो बाकी है अभी, इसका 20% प्लस मशीन 3 आपकी 1 लाख की, उसका 20%। एक मिनट, एक और मशीन भी शायद खरीदा गया है ना, अनदर मशीन परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000। ये 50,000 वाली मशीन 1 जुलाई को खरीदे तो इस पे सिर्फ 6 महीने का डिप्रीशिएशन लगेगा। दो लाख 5,000 आ गया बैलेंस, ठीक है। तो अब तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो तुम वर्किंग नोट में अलग से उस 1 लाख की मशीन की आज की वैल्यू जिस दिन वो सेल हो रही है सारे डेप्रीशिएशन माइनस करके निकाल लो और उसको यूज कर लो, और या तो आप अकाउंट के अंदर ही शुरू से ही 3 लाख की मशीन को 2 टुकड़े में बांट देना, 2 लाख की मशीन अलग, 1 लाख की मशीन अलग। क्यों? क्योंकि 1 लाख वाली मशीन बाद में सेल होने वाली है, आपको पता है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपको पता है कि इस 3 लाख की मशीन के अंदर 1 लाख वाला पोर्शन जो है वो बाद में सेल होने वाला है, बिकॉज यू नो दैट। तो आप शुरू से 2 लाख और 1 लाख की मशीन को अलग अलग करके रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ओके, नहीं नहीं सोनम, यहाँ पर 40 प्लस 20 मैंने ये वाले पोर्शन को लिखा है, बस इस पोर्शन को लिखा है, इस पोर्शन को बस दिखाया है कि ये जो 3 लाख का 20% है,
60,000, उसके अंदर 40,000 मशीन 1 है, 20,000 मशीन 2 है, और मशीन 3 भी तो है ना इसके अंदर, तो टोटल 80,000 होगा ना। मशीन 3 को मैंने यहाँ नहीं लिखा है अलग से, मतलब ये तो मैं तुम लोग को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि तुम चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो उस तरीके से फिर होगा, यहाँ पर लिख दो। हम्म, 40K प्लस 20K प्लस 20K, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो फटाफट से। ओके चलो बच्चों डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को परचेस कर रहे हैं मशीन 1.5 लाख की, एडिशनल मशीन 40,000 की एंड 25, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो। पिछली क्लास में किया था हमने ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस कर रही है 5 ट्रक 2 लाख रुपए ईच 1 अप्रैल को। कंपनी ऑब्जर्व कर रही है कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग ईयर माना जाता है, ओके। 1 अक्टूबर 2023 को वन ऑफ द ट्रक इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी ने 90,000 पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट। ऑन द सेम डे कंपनी ने परचेस किया एक यूज ट्रक 1 लाख रुपए का और 20,000 रुपए ओवरहॉलिंग के ऊपर यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया है। प्रिपेयर करो ट्रक अकाउंट कॉलमनर फॉर्म में फॉर 3 years एंडिंग दिसंबर 2023। इफ द कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि एसएलएम बेसिस पे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब दोनों तरीके से बनाना है। तो बच्चों दोनों तरीके से तो नहीं बनाएंगे, जो तरीका तुम कोई एक बता दो उस तरीके से बना देंगे। बताओ कौन से तरीके से बनाना है। WDV, ओके चलो WDV से बना देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 30। कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी। 5 ट्रक 2-2 लाख की खरीदी गई है 1 अप्रैल 2021 को। बच्चों इसमें से एक ट्रक आप का एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने वाला है, तो उस एक ट्रक को मैं अलग करके चलता हूं और 4 ट्रक को मैं अलग करके चलता हूं, ठीक है। 5 ट्रक जो लिए हो उसमें से 4 ट्रक तो बल्ले बल्ले है, पर एक ट्रक एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी वजह से तुम उसको बेच देने वाले हो। मतलब बेच क्या देने वाले हो, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा वो ट्रक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी तुमको 90,000 रुपए देगी, ठीक है। तो एक ट्रक को अलग लेके चलते हैं और 4 ट्रक को अलग लेके चलते हैं। टोटल 5 ट्रक है, 2-2 लाख रुपए की है। तो टू बैंक 8 लाख की ट्रक मैं अलग से लेके चलता हूँ और 2 लाख की ट्रक अलग से, ठीक है। टोटल 10 लाख की ट्रक आपने खरीदी है, 5 ट्रक ऑफ 2 लाख ईच, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को, ओके। फिर इसके बाद 2021 31 दिसंबर। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हम कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग ईयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं बाय डेप्रीसिएशन। 10 लाख का 20% फॉर 9 मंथ्स, तो ये आ रहा है 1,50,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,50,000। अब आप अगर दोनों ट्रक का अलग अलग लेके चलोगे तो ये हो गया 1,20,000 और 30,000। दो हिस्सों में हमने बांट दिया ना ट्रक्स को, तो जो ट्रक 1 वाला पोर्शन है उसमें 8 लाख माइनस 1,20,000 6,80,000 होगा उसका वैल्यू, और इसका होगा 2 लाख माइनस 30,000 1,70,000 होगा इस ट्रक का वैल्यू।
जिसको हम डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है फ्यूचर में। फिर उसके बाद 2022 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,50,000 1 अक्टूबर 2023 को एक्सीडेंट होने वाला है ना। फिर उसके बाद 2022 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन लगेगा इस वैल्यू पे, WDV पे लगेगा, WDV मेथड है, तो इस वैल्यू पे डेप्रीशिएशन लगेगा 6,80,000 का 20% प्लस 1,70,000 का 20%। 1,70,000। हम्म, ये साल भी खत्म हो गया। फिर 2023 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2023 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को क्या हुआ, वन ऑफ द ट्रक इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और 90,000 रुपए मिला बच्चों इंश्योरेंस कंपनी से। तो तुम यही मान लो कि एक ट्रक आपने बेच दिया और उससे आपको 90,000 मिल गया। हालांकि एक्चुअली क्या हुआ है, आपकी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, जल गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 90,000 रुपए क्लेम दे रही है क्योंकि आप इंश्योरेंस करवा के रखे हो अपने ट्रक का। तो आप इसको उसी तरीके से ट्रीट करो कि आपको 90,000 रुपए में इस ट्रक को बेच दिया है आपने, इसको आप ऐसे ही ट्रीट करो, मतलब उस तरीके से आप अकाउंटिंग करो। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को बच्चों सबसे पहले बाय डेप्रीसिएशन, अभी तक का डेप्रीसिएशन निकालो उस ट्रक का, क्योंकि अभी तक तो आपने उसको यूज किया ना, तो उसकी WDV है 1,36,000। ठीक है, तो 1,36,000 का 20% निकालो। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 9 महीने का। 1,36,000 का 20% इंटू 9/12 20,400। 9 महीने का डेप्रीशिएशन निकाला 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक का, 9 महीने का। ठीक है, तो अब इस बेसिकली इस ट्रक की वैल्यू कितनी थी, तो 1,36,000 माइनस 20,400, 1,15,600 इस ट्रक की वैल्यू थी जिस दिन इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 90,000 रुपए दे देंगे, दे दिया है कि दे देंगे, पेस मतलब दे दिया है। ओके, तो 90,000 रुपीज बच्चों इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है फॉर 1,15,600 रुपीज ट्रक। तो इसका मतलब आपका लॉस हो गया है 25,600 रुपए का बाय लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। अब लॉस ऑन सेल मत लिख देना ना, इतना दिमाग लगाना कि लॉस ऑन सेल आप नहीं लिख सकते, तो आपको लिखना है यहां पर लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। क्लियर है बात, लॉस ऑन सेल मत लिख देना, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट लिख देना। ओके यस, तो ये आपका हो गया बच्चों। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को ऑन द सेम डे कंपनी ने परचेस किया 1 लाख का ट्रक, 20,000 का ओवरहॉलिंग कराया है 1 अक्टूबर को टू बैंक। 1 लाख का ट्रक 20,000 का ओवरहॉलिंग करवाया है। अब 31 दिसंबर को आप निकालोगे बाय डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन अब आपकी 5,44,000 वाली ट्रक पे निकलेगा, ये तो बिक गई। ठीक है, और अभी आपने जो नई वाली खरीदी उस पे निकलेगा, तो 5,44,000 का 20% प्लस 1,20,000 की आपने ट्रक खरीदी, इसका 20%, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी है तो सिर्फ 3 महीने का डेप्रीशिएशन आप निकालोगे। तो ये आ रहा है 1,14,800।
5,49,200 ये आपका बैलेंस कैरिड डाउन। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। क्लियर है? तो ये देखो, इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपरली वैसे ही सॉल्व किया जैसा मैं तुमको बता रहा था पिछली बार, कि शुरू से ही उस वाली पर्टिकुलर एसेट को अलग करके चलो जिसको आप बेचने वाले हो या डिस्ट्रॉय होने वाला। याद रखो, अगर आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा देती है, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है, अगर दे दी है तो बैंक लिख देना, अगर देने वाली है तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम का डेटर बना देना। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम का डेटर बना देना। द पॉइंट इज बच्चों, जितना पैसा वो दे रही है या देने वाली है, उतना पैसा आप मान लो कि आपने उस एसेट को, मतलब आप सोचो वैसा, वैसे ही सोच के अकाउंटिंग करो, तो सेम ही अकाउंटिंग होगी जो सेल में होती है। ठीक है, अगर आपको 90,000 रुपए मिल रहा है, आपकी एसेट उससे ज्यादा वैल्यू की थी तो लॉस हो गया, कम वैल्यू की थी तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है बात? इफ यस फटाफट से इसको नोट कर लो। ओके, डन भैया डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15। 1/1/2021 को मशीनरी परचेज की गई है 80,000 रुपए की। 1/7/2022 को एडिशन मेड हुआ है 40,000 का। 31/3/2023 को मशीनरी परचेस ऑन 1/7/2022, ये वाली मशीन कॉस्टिंग 12,000 रुपए, सोल्ड फॉर 11,000 रुपए। अच्छा, तो इस 40,000 के अंदर एक 12,000 की मशीन थी जिसको हमने 11,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और 30/6 को मशीनरी परचेज ऑन 1/1/2024 नहीं 2021 होगा ना, ये तो 2021, कॉस्टिंग 32,000, सोल्ड फॉर 26,700। इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर 32,000 की एक मशीन थी जो कि 26,700 में बिक गई। ठीक है, 1/10/2023 को एडिशन वर मेड टू द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए। ठीक है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। मशीनरी अकाउंट बनाओ 21 से लेकर 2023 तक, 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर चल रहा है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बच्चों 80,000 की मशीन जो आपने खरीदी थी, इसमें से 32,000 की मशीन आप बाद में बेचने वाले हो, तो दोनों को अलग अलग करके चलें? बोलो। टू बैंक, 80,000 की मशीन में से 32,000 की मशीन आप बेचने वाले हो, तो दोनों को अलग अलग करके मशीन 1 और मशीन 2 बना के चलते। ठीक है, 48,000 और 32,000, टोटल 80,000 की मशीन आपने खरीदी। ओके, 1/7/2022 यानी कि अगले साल, तो 2021 31 दिसंबर आपका डेप्रीशिएशन का रेट है 10% WDV। $48,000 माइनस 10%, 32,000 माइनस 10%। एक सात 2022 को एडिशंस वर मेड।
कितने के एडिशंस हुए हैं ये? 40,000 के। लेकिन इसमें से 12,000 की मशीन बाद में बिकने वाली है, तो इसको भी अलग अलग करके चलते हैं। 40,000 माइनस 12,000, तो दो मशीन लेके चलते हैं, एक 28,000 की और एक 12,000 की। टोटल 40,000 की मशीन है, टोटल मशीन 40,000 की है। और आपको पता है इसमें से 12,000 की मशीन आप बेचने वाले हो, तो दोनों को फिर से अलग अलग करके चलते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीशिएशन निकालना है तो WDV, तो पहले इसका और इसका निकालो 10%, तो 4320 प्लस 2880 प्लस इन दोनों का निकालना है। 28,000 12,000 की मशीन का 10% निकालना है। पर 1 जुलाई को अपने परचेज किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसको 6 महीने के लिए निकालना। तो 2800 डिवाइड बाय 2 1400, 1200 डिवाइड बाय 2 600। जिसको लग रहा होगा कि भैया ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम वर्किंग नोट में निकाल लेना डेप्रीसिएशन टिल डेट। जो मशीन्स बिक रही है उसका डेप्रीसिएशन टिल डेट आप वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया था कि सीधा वर्किंग नोट में निकाल लो। अकाउंट नॉर्मल बनाओ, कोई अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा इकट्ठा अकाउंट बनाओ, 40,000 की मशीन दिखाओ, 80,000 की मशीन दिखाओ, नॉर्मल सॉल्व करो, लेकिन वर्किंग नोट में निकाल लेना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 43,200 में से 10% माइनस, मशीन 1 38,880 की है, 28,800 में से 10% माइनस, फिर अब आ गए 2023 में। तो ऑन 31/3/2023 सेल होने वाला है। सबसे पहले 31 मार्च तक का, यानी कि 3 महीने का डेप्रीसिएशन उन मशीन के ऊपर जो बिकने वाली है। कौन सी मशीन बिकने वाली है? एक साथ को जो खरीदी गई थी 12,000 की मशीन 11,000 में बिकने वाली है, और जो फिर 30/6 को बिकेगी अगली मशीन, ये वाली मशीन बिकने वाली है, ठीक है। ये वाली मशीन बिकने वाली है। ये देखो, मशीनरी परचेज ऑन 1/7/2022 जिसका कॉस्ट 12,000 था, 11,000 में सेल हो रही है। तो 1/7/2022 को ये वाली मशीन खरीदी गई थी 12,000 वाली, इसको हम 11,000 में बेचने वाले हैं। तो इसका डेप्रीशिएशन पहले माइनस करो, 11,400 का 10% 3 महीने के लिए, 3 महीने और यूज़ हुई ना ये, तो 11,400 का 10% 3 महीने के लिए 285 का डेप्रीशिएशन हुआ। 11,400 माइनस 285, तो इसकी वैल्यू है 11,115 रुपीज़। अब ये मशीन बिक कितने में रही है? 11,000 में। तो बाय बैंक ये मशीन 11,000 में बिक रही है, इसमें से माइनस कर दो 11,000, तो बेसिकली 115 रुपये का आपका लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल 115 रुपये। क्या ये बात क्लियर है? लॉस ऑन सेल आ गया। ये थी आपकी 12,000 वाली मशीन। फिर इसके बाद इसी साल 30/6/2023 को जो हमने यहाँ पर 32,000 की मशीन खरीदी थी, वो बिक रही है 26,700 रुपये में, ठीक है। 26,700 रुपये में 30/6/2023 को, यानी कि 30 जून को बाय डेप्रीसिएशन। कौन सी वाली मशीन बिक रही है? अब ये वाली मशीन बिक रही है ना, 32,000 वाली, 32,000 वाली मशीन जो हमने अलग की थी वो बिक रही है। तो अभी उसकी वैल्यू 25,920 थी, तो 25,920 पे डेप्रीसिएशन निकाल लो और 6 महीने का, क्योंकि 30 जून को बिक रही है, मतलब 6 महीने और यूज़ हो गई है, इंटू 10%,
इंटू 6/12, तो ये आ रहा है 1296 का डेप्रीसिएशन। इसको माइनस कर दो 25,920 से, तो 24,624 इस मशीन की वैल्यू है, और आप इसको 26,700 में बेच रहे हो बाय बैंक। 26,700 में आप इसको बेच रहे हो, तो आपको 2076 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 2076 का आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। 1/10/2023 को आपने एडिशंस वर मेड ऑफ 20,000 रुपये। 1 अक्टूबर को आपने एडिशंस किए, यानी कि और मशीन खरीदा 20,000 रुपये का। ठीक है, ओके। अब 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन, तो अब आपके पास मशीन 1 बची है जिसकी वैल्यू कितनी थी 38,880, 38,880। उसका डेप्रीसिएशन निकालोगे 3888। ठीक है, प्लस मशीन 2 बिक गई, मशीन 3 बाकी है आपके पास 26,600 की, उसका 10% डेप्रीसिएशन निकालोगे 2660, प्लस आपने अभी एक 20,000 की मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को। तीन महीने के लिए। सेवन 048। $78,432, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? बताओ, समझ में आया बच्चों? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करके ये दो काम वर्किंग नोट में कर सकते थे। कौन सा दो काम? जो एक मशीन आपने खरीदी है 1 जनवरी को 32,000 रुपए की, आपने एक मशीन 1 जनवरी को खरीदी है 32,000 रुपीज की, और एक मशीन आपने 1 जुलाई को खरीदी है 12,000 की। 12,000 की, और इस मशीन को आप बेच रहे हो 31/3/2023 को। तो पहले 31 दिसंबर को इस मशीन का आप डेप्रीशिएशन लगा दोगे 12,000 का 10%, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 रुपये। तो इस मशीन की वैल्यू आ गई आपकी 11,400 रुपये। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को, फिर 31 मार्च 2023 को आप फिर से इस पर डेप्रीशिएशन लगाओगे, तो 11,400 WDV बेसिस है ना, फिर 10% का डेप्रीशिएशन 3 महीने के लिए, तो ये आएगा 285। फिर आप इसको माइनस कर दोगे तो 11,115 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, WDV सेल वैल्यू कितनी है 11,000, तो लॉस हो गया आपका 115 रुपए का। आप ऐसे करके वर्किंग नोट में निकाल सकते थे इसको, और सीधा आप इसकी पोस्टिंग जाके अकाउंट्स में कर दो। बाय बैंक 11,000 में बिका है, बाय लॉस 115। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। वैसे ही सेम इसके लिए 1 जनवरी 2021 को आपने खरीदा, 31 दिसंबर 2021 को इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा 32,000 का 10%, 3,200, तो ये हो गया 28,800। ठीक है, 1 जनवरी 2022 की वैल्यू, फिर 31 दिसंबर 2022 में फिर डेप्रीशिएशन लगेगा 10% का 2880, फिर आप इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 25,920 1 जनवरी 2023 को।
फिर आप इसको 30 जून 2023 को बेचने वाले हो तो उस दिन तक का डेप्रीशिएशन लगेगा, वो आ रहा है 1296, 6 महीने का ना, 6/12, ठीक है, ध्यान में रखना 6/12 करोगे ना यहाँ पर 6 महीना, क्यों यहाँ तो पूरे पूरे साल का लगेगा क्योंकि पूरे पूरे साल यूज हुआ है, यहाँ पर 6/12 होगा आपका डेप्रीशिएशन, तो वो आप माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 24,624। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब मशीन की रिड्यूस्ड वैल्यू, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन उसकी वैल्यू, ये आपकी आ रही है रिड्यूस्ड वैल्यू। अब आप इसको सेल कर रहे हो, कितने रुपए में सेल कर रहे हो, 26,700 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हो गया 2076 प्रॉफिट ऑन सेल। क्या ये बात क्लियर है? तो तुम चाहो तो अकाउंट में ये सब ना करके, ये अलग अलग जो दिखाने वाला काम है ना, ये अलग अलग जो हम लोग शो कर रहे हैं वो ना करके सीधा तुम वर्किंग नोट में ये काम कर सकते हो। डायरेक्टली यू कैन डू दिस इन द वर्किंग नोट इटसेल्फ। वर्किंग नोट में सारी चीज निकालो और यहां पर फिर रिक्वायर्ड जगह में उसकी पोस्टिंग कर दो। ठीक है बच्चों, डन। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके 7048 वाला एक बार पार्ट समझा दो। 7048 वाला पार्ट ये है, मुझे एक बात बताओ, ये मशीन बिक गई, ये मशीन बिक गई, बोलो हाँ अभिषेक, ये दोनों मशीन बिक गई, ये बाकी है और ये बाकी है, तो इन दोनों के ऊपर डेप्रीशिएशन निकलेगा। ठीक है, तो 3880 के ऊपर निकला डेप्रीशिएशन 10%, बाकी अभी 26,600 के ऊपर निकला डेप्रीशिएशन। ओके, और अभी अभी आपने फिर से 1 अक्टूबर को 20,000 की एक नई मशीन खरीदी, 1 अक्टूबर को 20,000 की आपने एक और नई मशीन खरीदी, तो जो आपने 20,000 पे 10% 3/12 करके निकालोगे तो ये आ जाएगा 7048। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस और नो। यस भैया यस। नेक्स्ट बच्चों, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 करने को। 1 अप्रैल को सोम लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 66,000, 5,000 शिपिंग में, फॉरवर्डिंग में, 7,000 इंपोर्ट ड्यूटी, 1,000 का कैरेज इंस्टॉलेशन, 500 का ब्रोकरेज, 500 का आयरन पेड आपने खरीदा है। तो सारे बच्चे बताओ, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है, तो ये सब बच्चों ऐड हो जाएगा, है ना? यस भैया, सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो 66,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 500, तो बच्चों ये एसेट तो हमारी बन चुकी है 80,000 रुपए की। ओ माय गॉड, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ 15 साल। तो बच्चों 5,000 की आपकी स्क्रैप वैल्यू रही, 15 साल की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है इस एसेट की। 1 जनवरी 2022 को रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हुआ है 3,000 का, ठीक है, इससे हमको कोई लेन देन नहीं है। 1 अक्टूबर 2023 को दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000 रुपए। प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बोलो हाँ। चलो वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको वाला कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कि एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है, इसमें हम मशीन अकाउंट नहीं बनाते, इसमें हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं जो आंसर है। ओके, ब्रोकरेज का मतलब होता है सोनम मीडिएटर। जैसे आप कभी ज़मीन वगैरह भी खरीदने जाओगे या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी होती है, आप देखना कि आप उस एरिया में जो पर्सन एक रहता है ब्रोकरेज का काम करता है आपको प्रॉपर्टी दिलाने, क्योंकि आप उस एरिया में नए हो या आपको ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है ना? तो ये 500 रुपये आपने ब्रोकरेज पे की है। कई सारे ऐसे मीडिएटर्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी होते हैं कि आप बाहर से मशीन खरीद रहे हो, अब आपको आइडिया नहीं है कि बाहर से कौन सा वेंडर अच्छा है, कौन आपको अच्छी मशीन प्रोवाइड करेगा, तो फिर आप एक ब्रोकरेज को हायर करते हो, एक ब्रोकर को हायर करते हो जो कि आपको एक अच्छी डील दिलवा देता है। तो आपने ब्रोकरेज पे किया है फॉर परचेज ऑफ मशीन,
कॉन्सेप्ट वही है कि एसेट परचेस करने के लिए जो भी खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं वो सारे एसेट में ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, ब्रोकरेज तो देनी ही पड़ी ना उस मशीन को खरीदने के लिए, मतलब ब्रोकर को हायर करना ही पड़ा उस मशीन को हमको खरीदने के लिए। अगर हम ब्रोकर को हायर नहीं करते तो शायद हमको ये डील नहीं मिलती, शायद हमको ये मशीन नहीं मिल पाती, या मे भी सही जगह से नहीं मिल पाती, वॉट एवर जो भी रीजन हो, पर एक ब्रोकर को हायर करना ही पड़ा इस मशीन को खरीदने के लिए। ओके, तो इसलिए ब्रोकरेज इसमें ऐड होगा। सेलिंग, हाँ अभिषेक, यस, सेल करते टाइम अगर आपका कोई एक्सपेंसेस होगा तो आप उसको नेट प्रोसीड से माइनस कर सकते हो, मतलब आपको नेट प्रोसीड से लेनी है। चलो, तो आपकी 80,000 की मशीन है बच्चों, जो कि आपने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी है। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर 5,000 की स्क्रैप वैल्यू है, 15 साल की यूजफुल लाइफ है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी डेप्रीसिएशन पर एनम? डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आएगा? 5,000 रुपये। तो अब इसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस करो ऑन 31 मार्च 2022, 5,000 का, तो ये हो गया 75,000 का रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर से आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, कब सेल हो रही है मशीन? 1 अक्टूबर 2023 को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 6 महीने का डेप्रीसिएशन माइनस होगा। $17,500 का लॉस हो गया ऑन सेल। ओके, 17,500 का लॉस हो गया ऑन सेल। तो बच्चों हम अकाउंट ना बना के इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अकाउंट बनवाने नहीं चाहता था। बेसिकली क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था कि एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड होता है, ठीक है। ओके, बोलो, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है एसेट में ही ऐड हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। के ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफ लुधियाना परचेज 4 ट्रक्स ऑफ 12,50,000 ईच 1 जुलाई को। 1 जनवरी को एक ट्रक में मैसिव एक्सीडेंट हुआ, एज अ रिजल्ट वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको 7 लाख दे देंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। सेम डे कंपनी ने एक यूज ट्रक खरीदा और इतना रुपए खर्च किया ओवरहॉलिंग में। आपको ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बताना है इन फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट फॉर 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2023। गिवन दैट कंपनी राइट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। बच्चों ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा, कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हम पहले से ही अलग लेके चलते हैं।
1 जुलाई 2020। फर्स्ट जनवरी वन ऑफ द ट्रक मेट विद अ मैसिव एक्सीडेंट 2023 में। नौ महीने का डेप्रीशिएशन निकाला है मैंने और 12,50,000 पे भी 9 महीने का डेप्रीशिएशन 187,500। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 37,50,000 माइनस 562,500 प्लस 12,50,000 माइनस 187,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,50,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ। फिर इसके बाद बच्चों सीधा ट्रांजैक्शन 2023 में होने वाला है, जनवरी में, मतलब तब तक ये चलता रहेगा। 1 जनवरी 2023 को एक ट्रक मेट होगा विद एन एक्सीडेंट, तो 2022 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। अभी भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही चलेगा डेप्रीसिएशन, तो सीधा इसका 20% 37,50,000 का 20% 7.5 लाख, कॉस्ट का सीधा 20% निकाला हूँ ना मैं, प्लस 12.5 लाख का 20% 2.5 लाख, तो टोटल 50 लाख, बेसिकली 50 लाख कॉस्ट थी ना, उसका 20% 10 लाख हो गया डेप्रीसिएशन। $31,87,500 माइनस 7.5 लाख। इसमें आपको मशीन 1 का बैलेंस अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, मशीन 2 का लिखते हुए चलो, क्योंकि उसी का काम आने वाला है। 10,62,500 माइनस 2,50,000 8,12,500, तो ये हुआ 32,50,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2022 1 अप्रैल 32,50,000। फिर बच्चों 2023 1 जनवरी को ट्रक मेट विद एन मैसिव एक्सीडेंट और कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है 7 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट। इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है 7 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट। आई वांट टू नो 1 जनवरी तक का डेप्रीसिएशन, यानी कि बेसिकली अप्रैल से दिसंबर तक का 9 महीने का डेप्रीसिएशन और कितना आएगा। तो कॉस्ट पे निकालूंगा मैं, 12,50,000 कॉस्ट है, इसका 20% फॉर 9 मंथ्स, 12,50,000 का 20% फॉर 9 मंथ्स, तो ये आ रहा है 187,500। तो ये उसकी WDV थी, इतना डेप्रीशिएशन और लग गया है, तो 8,12,500 से माइनस कर दो, 6,25,000 उस मशीन की वैल्यू थी। इंश्योरेंस कंपनी ने 7 लाख रुपए पे कर दिया है,
तो 7 लाख रुपए पे कर दिया है, तो इसका मतलब 75,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। 75,000 रुपीज का। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? 75,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि आपकी मशीन की वैल्यू 6,25,000 रुपए थी। 6,25,000 रुपए थी। 7 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री कर लिया है, तो यहाँ पर आपको 75,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। फिर उसके बाद 31 मार्च को आप निकालोगे बाय, नहीं, एक और नई मशीन खरीदी आपने 8,70,000 प्लस 1,30,000 का रिपेयर्स कराया आपने। 10 लाख की एक और मशीन खरीदी आपने ऑन द सेम डेट। अब हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे, तो जो मशीन 1 है आपकी, कौन सी, 37,50,000 की, उस पर तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन 7.5 लाख आएगा स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये जो आपकी 10 लाख की मशीन आपने अभी अभी ली, उसका आप 20% निकालोगे फॉर 3 मंथ्स, तो ये आ रहा है 50,000। टोटल डेप्रीशिएशन हो गया 8 लाख का। 32,50,000 प्लस 75,000 प्लस 10 लाख माइनस 1,87,500 माइनस 7 लाख माइनस 8 लाख, तो ये आ रहा है 26,37,500। बोलो क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताओ। ये सेम क्वेश्चन था, हालांकि वो वाला क्वेश्चन हमने WDV से किया था शायद, और ये वाला क्वेश्चन हम SLM से कर रहे हैं। बताओ। SLM में बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है, बीच बीच में वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? बताओ बताओ, वॉइस ब्रेक हुआ है क्या? ठीक है, मैं इसको एक बार चेक करूंगा वॉइस का कुछ इशू है क्या। बताओ क्लियर है बच्चों ये बात सबको? यस और नो? ये देखो आ रही है आवाज? चलो ठीक है, इसको नोट करो पहले। ओके डन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जून 2017 सेट 2 में आया था, और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या आपको दिख रहा है? ब्रोकरेज आयरन पैड, रिपीटेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बच्चों फिर से दिसंबर 17 सेट 1 में आया था, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो डन, और इसको ऐसे कर दो डन। एक कंपनी परचेज कर रही है कुछ मशीनरी 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल को, और चार्ज कर रही है 10% का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीशिएशन। 30 सितंबर 2011 को पार्ट ऑफ द मशीन 14,000 में बिकी है, जिसकी कॉस्ट 20,000 थी। प्रॉफिट एंड लॉस निकालो अगर 31 मार्च को हम हर साल बुक्स को क्लोज करते हैं तो बच्चों 1 अप्रैल 2007 को बेसिकली आपने जो 20,000 की एक मशीन खरीदी थी, उसको आप 30 सितंबर 2011 को 14,000 में बेच रहे हो। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है आपकी। कॉस्ट कितनी है? 20,000 है। ठीक है, कितने साल का डेप्रीशिएशन माइनस करना है WDV बेसिस पे? 1 अप्रैल 2007 से 7 8 8 9 9 10 10 11, ठीक है, 4 साल का डेप्रीशिएशन पूरा पूरा माइनस करना है। 11 12 में तो सेल हो जाएगा, तो 4 साल का डेप्रीशिएशन आप माइनस करोगे -10%, -10%, -10%, -10%। 4 साल का पूरा पूरा डेप्रीशिएशन माइनस करो, -10%, -10%, -10%, -10%, -10%।
तो ये आ रहा है 13,122। फिर उसके बाद आप 30 सितंबर को इसको बेच रहे हो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने का डेप्रीशिएशन यानी कि -10% और 6 मंथ्स यानी कि 5% माइनस करना है आपको बेसिकली, तो -5%। तो ये आ रहा है 12,465.9 यानी कि 466 आ जाएगा। कंपनी इसको 14,000 में बेच रही है। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, सेल वैल्यू है बच्चों 14,000 रुपए। तो बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? 1534 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट, 1534 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ये बात? बोलो। क्लियर है? फटाफट से बताओ। चलो 23 क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 को 2014 को वेरी गुड लिमिटेड परचेस कर रहा है सेकेंड हैंड मशीन 1,60,000 का, 40,000 का कार्टेज रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन पे कर रहा है। तो दोनों मिला के 1,60,000 प्लस 40 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2,00,000। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 80,000 रुपए। रेसिडुअल वैल्यू बोल रहा है बच्चों 80,000 है। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, 1,60,000 प्लस 40,000, 1,60,000 प्लस 40,000, 2,00,000 की मशीन हुई, 80,000 की रेसिडुअल वैल्यू है और 4 साल की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। तो डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ जाएगा बताओ? डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आ जाएगा डेप्रीसिएशन पर एनम। ठीक है। 30 सितंबर 2015 को दिस मशीन सोल्ड फॉर 1,00,000। डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज करना है। मशीन अकाउंट बनाओ। एज्यूम करो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, तो 1 जनवरी 2014 को आपने खरीदा, तो पहले साल 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 30,000 इंटू 3/12 यानी कि पहले साल डेप्रीसिएशन लगेगा 7,500। 2,00,000 की मशीन है ना। ठीक है। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2015 को बेच रहे हैं ना। नेक्स्ट ईयर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 30,000। ये डेप्रीसिएशन लगा 31 मार्च 14 को, ये डेप्रीसिएशन लगा 31 मार्च 15 को, फिर 30 सितंबर 2015 को बेच रहे हैं यानी कि आधे साल का डेप्रीसिएशन 15,000। 31 सितंबर 2015, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप्रीसिएशन 15,000। तो इस मशीन की जो वैल्यू है वो है 2,00,000 माइनस 7,500 माइनस 30,000 माइनस 15,000, 147,500 इस मशीन की वैल्यू है। आप इसको 1,00,000 रुपए में बेच रहे हो तो 47,500 का आपको लॉस हो गया। फटाफट से बताओ, इजी? बोलो। यस माधुर, इसकी रिकॉर्डेड तो आएगी। टाइमिंग बेटा मैंने बताया था कल की, कल ग्रुप में मैसेज किया था तो कल लाइव क्लास हुई थी और उस टाइम मैंने बताया था। अभी यही टाइमिंग रहेगा फिक्स। चलो मुझे बताओ, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। ओ,
ओके डन। चलो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, पहले इधर देखो, फैक्टर्स कॉजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ, हाँ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आएंगे ऑब्वियसली। फैक्टर कॉजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण डेप्रिसिएशन होता है? तो बच्चों दो टाइप के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। अगेन ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कैसे कैसे फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो टाइप के होते हैं। इंटरनल फैक्टर बच्चों क्या क्या है, मैंने आपको बता चुका है, नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब आप नॉर्मली जब अपनी एसेट को यूज कर रहे हो उसके कारण वो एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, तो नॉर्मल वियर एंड टियर, ये एक रीजन हो गया। फिजिकल डिट्रोरेशन बच्चों, बिकॉज आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है नॉन यूज, इम्प्रॉपर यूज और नेचुरल डीके के कारण। मतलब या तो देखो, तुमने देखा है एक एक्टिवा आप किसी लड़की को दोगे और एक एक्टिवा आप किसी लड़के को दोगे, 5 साल के बाद किसकी एक्टिवा की कंडीशन बेटर होगी बताओ? यस, लड़कियों की एक्टिवा की कंडीशन बेटर होगी, क्योंकि हमें भी पता है हम लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है ना? तो लड़के कैसे गाड़ी चलाते हैं सबको पता है। तो ये होता है बच्चों फिजिकल डिट्रोरेशन, कि फिजिकली आपकी वो एसेट बर्बाद होते जा रही है क्योंकि वो गलत हाथों में है, ठीक है, क्योंकि वो गलत हाथों में है। स्पीड ब्रेकर में हम गाड़ी स्लो करते नहीं है, हमको लगता है क्या ही हो रहा है, गाड़ी को कुछ तो नहीं हुआ, बस ऐसे धड़ धड़ करके निकली। वो बच्चों एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो जब डेली स्पीड ब्रेकर में गाड़ी धड़ 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 करके निकलती है ना, तो वो जब 1 साल के बाद इकट्ठा असर दिखाती है, जैसे मम्मी बोलती है ना बाहर का जंक फूड खाओगे, अभी पता नहीं चलेगा, 30-40 साल के बाद पता चलेगा जब पूरा जंक फूड बाहर निकलेगा बॉडी के, समझे? मम्मी ऐसे बोलती है ना कि 1 साल का एक दिन का प्रोसेस नहीं है, अभी लग रहा होगा मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, वो जब 30-40 साल की उम्र क्रॉस कर जाओगे ना, और तब फिर हड्डियां कमजोर, ये वो बीमार पड़ने लगोगे, तब पता चलेगा। ओके, यस, 20 की स्पीड में हम कहाँ चलाते हैं गाड़ी। और एग्जॉशन बच्चों, एग्जॉशन वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर लगता है, लेट्स सी माइंड्स ऑन क्वेरीज, बहुत ज्यादा बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से दो वर्ड्स पे नजर डालो। पहला, वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है बच्चों? तुम्हें पता है एज ऑफ नाउ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्यों पॉल्यूशन ज्यादा है? क्योंकि गाड़ियां चल रही है। गाड़ियां किससे चल रही है? पेट्रोल से चल रही है। पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऐसे ही पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियां चल रही है। फैक्ट्रियां किससे चल रही है? कोयले से चल रही है। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, सिंपल शब्दों में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इससे निकलता है बच्चों धुआं। क्या निकलता है? धुआं निकलता है, बोलो यस और नो। चाहे तुम गाड़ियां चलाओ, पेट्रोल रिफाइनिंग करो या कोयले से एनर्जी बनाओ, धुआं निकलता है इससे बच्चों, यस और नो। अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं धुएं के, PM2.5, PM10। PM2.5 आपके सेहत के लिए हानिकारक है। द पॉइंट इज कि जो पेट्रोल निकलता है कहां से निकलता है? जमीन के अंदर से, क्रूड ऑयल। जमीन के अंदर से कहां से? समुद्र के अंदर जो जमीन है उसके अंदर से निकलता है क्रूड ऑयल। कोयला कहां से निकलता है? कोयला जमीन के अंदर से खोदते हो, माइनिंग करते हो तो निकलता है। तो बच्चों फटाफट से बताओ, अगर आज तुम्हारे घर के नीचे कोयला मिल गया तो तुम्हारे घर की वैल्यू आजू बाजू वाले के, पड़ोसी के घर के वैल्यू से ज्यादा नहीं हो जाएगी? फटाफट से बताओ, आज अगर तुम्हारे घर के नीचे कोयले की खदान मिल गई तो तुम्हारे घर की जो जमीन की वैल्यू है वो आजू बाजू तुम्हारे पड़ोसियों की जमीन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी ना? हाँ। अब ये बताओ, तुम्हारे घर में कोयला मिल गया, तुमने खुदाई चालू कर दी, तुमने कोयला निकालना चालू कर दिया, तुम निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, और ये प्रोसेस चलता ही गया। एक दिन कोयला खत्म हो गया, फटाफट से बताओ, एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा ना? सारे बच्चे बताओ, एक दिन COAL, कोल, कोयला खत्म हो जाएगा ना? फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म हो जाएगा ना? यस। तो बच्चों एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारी जमीन जिसमें कोयला मिला था वहां कोयला, कोल खत्म हो जाएगा, कोल खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर से तुम्हारी जमीन की उतनी वैल्यू रहेगी जितनी पहले थी? फटाफट से बताओ, क्या तुम्हारी जमीन की उतनी वैल्यू रहेगी जितनी पहले थी? बोलो। नहीं, कम हो गई,
क्योंकि कोयला निकाल लिया बच्चों, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था कोल, वो तुमने निकाल लिया है। तो जब तुमने कोल निकाल लिया है, कोयला तुमने जो है वो निकाल लिया है, तो अब तुम्हारे जमीन की उतनी वैल्यू नहीं रह गई। कहने का मतलब ये है, फटाफट से बताओ क्या तुम्हारी लैंड की वैल्यू डेप्रीशिएट हुई? जब तक तुम्हारे लैंड के अंदर कोल था उसकी वैल्यू एकदम जबरदस्त। जैसे जैसे समय के साथ तुमने कोल निकाला, आपके लैंड की वैल्यू कम होते चले गई, कम होते चले गई, क्योंकि आपने उसके अंदर से कोल निकाल लिया। तो इसी को प्यार से बोलते हैं बच्चों क्या? वेस्टिंग एसेट्स। माइंस, क्वेरीज, जहां से कोल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, गोल्ड निकलता है, और सारे मिनरल्स निकलते हैं, आयरन हो गया, ये सब बाकी सारे जो मिनरल्स होते हैं वो निकलते हैं। और जब तुम जमीन के अंदर से वो सारे मिनरल्स निकाल लेते हो तो उस जमीन की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसी को कहा जाता है वेस्टिंग एसेट्स। क्या कहा जाता है? वेस्टिंग एसेट्स। नाम बहुत अच्छे से याद करो, एमसीक्यू में आता है। वेस्टिंग एसेट्स नाम बहुत अच्छे से याद करो। क्या होता है वेस्टिंग एसेट्स? माइंस, क्वेरीज, कोयले की खदान, सोने की खदान, अदर टाइप के मिनरल्स की खदान। ओके ओके यस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? डिप्लीशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे जो आपकी वैल्यू कम हो रही है, इसको आप डेप्रीशिएशन नहीं बोलोगे, हालांकि ये डेप्रीशिएशन ही है। तुम बोल सकते हो डेप्रीशिएशन का सिनोनिम है ये, तुम बोल सकते हो कि डेप्रीशिएशन का ये सिनोनिम है, बोल सकते हो। द पॉइंट इज, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लीशन। क्या कहा जाता है? डिप्लीशन। समय के साथ आपके जमीन की वैल्यू कम होते जा रही है, क्योंकि आप पूरा कोयला उससे खोद खोद के निकाल ले रहे हो, पूरे मिनरल्स खोद खोद के आप निकाल ले रहे हो, पूरा ऑयल आप खोद खोद के निकाल ले रहे हो। तो वो जो आपकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीशिएशन ही है उसका मतलब, पर उसको बोला डिप्लीशन जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लीशन। डिप्लीशन बोला जाता है, ठीक है। अप्लाइज टू टेंजिबल वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, क्वेरीज। रेफर टू वैल्यू लॉस ड्यू टू एक्सट्रैक्शन और एक्सॉर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आप निकालते जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। Happens as resources are used up to over time. Okay? Yes. Okay. रिकॉर्डेड क्लास में कैसे लाइव चैट होगा? लाइव का मतलब ही लाइव होता है ना। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कि मान लो तुम्हारी जमीन में कोयले की खदान निकली, ठीक है, तुम्हारे जमीन में कोयला मिला। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम इस कोयले को एक्सट्रैक्ट कर सको ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुमने क्या किया? ये जमीन किसी को बेच दी 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। 10 सालों के लिए तुमने जमीन किसी को बेच दी और बोला कि इसके अंदर जितना कोयला है निकाल लो, और तुमने उससे लमसम में पैसे ले लिए, तुमने उससे लमसम में पैसे ले लिए। तो मान लो ये जमीन मैंने ही खरीदी है 10 साल के लिए, मैंने इसके लिए तुमको मान लो लेट सपोज इजी फिगर लेते हैं 10 लाख रुपीस, मैंने आपको 10 लाख रुपीस पे किया तुम्हारे जमीन के लिए 10 सालों के लिए। 10 साल में इस जमीन को यूज करूंगा और पूरा कोयला निकाल लूंगा 10 साल में, 10 साल में मैं पूरा कोयला निकाल लूंगा। द पॉइंट इज, मेरे को एक बात बताओ, ये 10 लाख वैल्यू कैसे डिसाइड हुई होगी? मैंने पहले सर्वे किया होगा और चेक किया होगा कि तुम्हारी जमीन के अंदर से कितना कोयला निकल सकता है, और उस सर्वे से मेरे को पता चला कि तुम्हारी जमीन से बच्चों 50,000 टन कोयला निकल जाएगा। इतना कोयला तुम्हारी जमीन में गड़ा हुआ है नीचे, इतना कोल तुम्हारी जमीन में गड़ा हुआ है, 50,000 टन कोल। उस बेसिस पे मैंने तुमको 10 लाख रुपए दे दिए। अब हर साल अगेन डेप्रीसिएशन क्या है? खर्चा है। डेप्रीसिएशन क्या है? खर्चा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने 10 लाख रुपए आपको एक बार में दे दिए हैं, पर इसका बेनिफिट मेरे को 10 साल में मिलने वाला है, बोलो हाँ। मैंने आपको 10 लाख रुपए एक बार में दे दिए, पर इसका बेनिफिट मेरे को 10 साल में मिलने वाला है। तो तुम बोलोगे भैया आप इसको 10 से डिवाइड करके हर साल का 1 लाख का खर्चा बुक कर लो, करेक्ट? बोलो भैया आप इसको 10 से डिवाइड करके हर साल का खर्चा 1 लाख बुक कर लो। मैं बोला नहीं, मैं बोला नहीं, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होगा। तुमने कहा क्यों? इस केस में ऐसा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा बच्चों
पहले तुम एक बात बताओ, अगर इस माइन से, ये जो माइन मैंने खरीदी है 10 लाख रुपए में, इससे अगर 50,000 टन कोयला निकलने वाला है, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, मैंने 10 लाख पे किए, इसके बदले मेरे को 50,000 टन कोयला मिलेगा, कोल मिलेगा, कोल। मैंने 10 लाख पे किए, इसके बदले मेरे को 50,000 टन कोल मिलने वाला है। मुझे ये बताओ, एक टन के पीछे मेरे को कितना रुपए देना पड़ा? एक टन कोल के लिए, फॉर एवरी 1 टन कोल, हाउ मच अमाउंट आई नीड टू पे? बोलो। फॉर 1 टन कोल। ओके, चलो मेरे को एक बात बताओ, मैंने 10 लाख रुपए पे किया है ना? बोलो हाँ। 10 लाख रुपए मैंने पे किया है ना? और इसके बदले मेरे को 50,000 टन कोल मिलने वाला है। 50,000 टन कोल मिलने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, मेरे को 20 रुपए मिलेगा? 20 रुपए मैंने पे किए हैं पर टन। कम ऑन एवरीवन टेल मी, क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एक टन कोयला खरीदने के लिए मैंने 20 रुपए पे किए हैं? सिंपल है ना ये बात? मैंने 10 लाख पे किया है 50,000 टन के लिए। बोलो। मैंने 10 लाख रुपए पे किया है 50,000 टन के लिए। 10 लाख पे किया है 50,000 टन के लिए। तो एक टन के लिए मैंने 20 रुपए दिए। यस और नो? एक टन के लिए मैंने 20 रुपए दिए हैं। ठीक है। अब तुमको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या तुमको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद है जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या बोलता था मैचिंग कॉन्सेप्ट? कि जिस पीरियड में आप इनकम कमा रहे हो, उस इनकम से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आप इसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। करेक्ट? जिस पीरियड में आप इनकम कमा रहे हो, उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे आपने किए हैं वो आप इसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे। दिस इज सिंपल मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चों द पॉइंट इज, मेरे को एक बात बताओ, ये 50,000 टन का जो एक्सट्रैक्शन का काम मैंने चालू किया, उसमें मेरा एक्सट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ कि पहले साल मैंने सिर्फ 2,000 टन निकाला, दूसरे साल मैंने सिर्फ 1,000 टन निकाला, तीसरे साल मैंने 4,000 टन निकाला, चौथे साल मैंने 10,000 टन निकाला, फिर मैंने 15,000 टन निकाला, फिर मैंने 8,000 टन निकाला। ठीक है। फिर मैंने 2,500 टन निकाला, फिर मैंने 1,500 टन निकाला, फिर 3,000 टन निकाला और फिर 3,000 टन निकाला। इस तरीके से मैंने 50,000 टन निकाला है, इस तरीके से। अब ये किसके ऊपर डिपेंड क्या हो सकता है? डिमांड, सप्लाई, ऑर्डर को फुलफिल करना है, जैसा भी हो, पर मैंने इस तरीके से कोल्स का एक्सट्रैक्शन किया है। अब बताओ, ये 2,000 टन मैंने जिस साल निकाला उसी साल बेचूंगा ना इसको? ये 1,000 टन जिस साल निकाला उसी साल बेचूंगा, ये 4,000 टन जिस साल निकाला उसी साल बेचूंगा, सेम 10,000, 15,000, 8,000 जिस साल निकाल रहा हूं उस साल बेचते जा रहा हूं। ठीक है। तो द पॉइंट इज, मेरे को ये जानना है कि डेप्रीसिएशन, ये बताओ कि मैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख ले लूं पर एनम, या फिर मेरे पास एक बेटर तरीका है कि मैंने 10 लाख पे किया है, उसके बदले मेरे को 50,000 टन कोल मिलने वाला है, यानी एक टन कोल के पीछे मैंने 20 रुपए पे किया है। तो क्यों ना मैं एक टन कोल के पीछे 20 रुपए पे किया हूं, तो 2,000 टन इंटू 20, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन मैं 40,000 ले लूं, क्योंकि 40,000 रुपए का कोयला मैंने निकाल लिया। 2,000 टन इंटू 20 रुपए, 2,000 टन इंटू 20 रुपए, 40,000 रुपए में डेप्रीशिएशन ले लूं, क्योंकि 40,000 का कोयला मैंने उस जमीन से निकाल लिया है। तो अब उस जमीन की वैल्यू 40,000 से कम हुई। अब उस जमीन की वैल्यू 40,000 रुपए से कम हुई।
नेक्स्ट ईयर इंटू 20,000। अगले साल उस जमीन की वैल्यू 20,000 से कम हुई क्योंकि 20,000 का कोयला मैंने और निकाल लिया, इंटू 20। अगले साल उस जमीन की वैल्यू 80,000 से और कम हुई क्योंकि मैंने 80,000 का कोयला और निकाल लिया, इंटू 20। अगले साल उस जमीन की वैल्यू 2 लाख से और कम हुई क्योंकि मैंने 2 लाख का कोयला और निकाल लिया। ऐसे मैं कंटिन्यू करूंगा। जितने साल जितना जितना टन मैंने निकाल लिया है, जितने साल मैंने जितना जितना टन, जिस साल मैंने जितना टन निकाला है उस बेसिस पे मैं डेप्रीशिएशन निकाल लेता हूं, टन्स के बेसिस पे। टन्स के बेसिस पे आप इसका टोटल निकालो, 10 लाख आ जाएगा। तो पूरा 10 लाख का वैल्यू आपका एज अ डेप्रीशिएशन 10 सालों में राइट ऑफ हो गया। पर क्या ये इक्वली राइट ऑफ हुआ है? नहीं। ये किस बेसिस पर राइट ऑफ हुआ? आपने जितना जितना कोयला आप उस जमीन से निकालते गए, जितना जितना कोल आप उस जमीन से एक्सट्रैक्ट करते गए, जितना जितना कोल आप उस जमीन से एक्सट्रैक्ट करते गए, उस बेसिस पे वो मशीन की वैल्यू कम होती गई होती गई होती गई। बच्चों लॉजिकली तो यही सही है ना। जमीन की वैल्यू कम हो क्यों रही है? क्योंकि उसमें से कोल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, करेक्ट। अगर आप कोल नहीं निकालोगे जमीन की वैल्यू वही रहेगी, समय के साथ बढ़ती रहेगी। पर क्योंकि आप उसमें से कोल निकालते जा रहे हो तो जमीन की वैल्यू कम होते जा रही है। तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको आप जितना आप कोल निकाल रहे हो उसी बेसिस पे कैलकुलेट करो ना। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि जितना कोल आप एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो आप उसी बेसिस पे उसको कैलकुलेट करो, डेप्रीसिएशन को। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ। तो बच्चों ये था डिप्लीशन का मतलब। क्या था? ये था आपका डिप्लीशन का मतलब। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन इज बेसिकली अ सिनोनिम ऑफ डेप्रिसिएशन इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि जब आपकी कोई लैंड है, लैंड मीन्स टू से दैट माइंस है, क्वेरीज है, ऑयल वेल है आपके पास, तेल के कुएं, तेल के कुएं हैं आपके पास, ऑयल वेल है। जैसे जैसे समय के साथ आप उसमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसकी वैल्यू कम होते जाती है। तो वो आप किस बेसिस पे निकालोगे? आप इस बेसिस पे निकालोगे कि जो भी आपकी कॉस्ट है बच्चों, अगेन माइनस रेसिडुअल वैल्यू, माइनस रेसिडुअल वैल्यू। जैसे मान लो ये जमीन मैंने 10 लाख में आपसे खरीद ली थी, अनलिमिटेड के लिए, 10 साल के लिए नहीं। मैंने आपसे लैंड 10 लाख रुपए में खरीद ही ली थी मान लो। अब ये मेरी हो गई जमीन। तो अब एक बार जब मैं इसमें से पूरा कोयला निकाल लूंगा, पूरा कोल निकाल लूंगा, उसके बाद ये जमीन मेरे कोई काम की नहीं है, तो मान लो इसको मैं 1 लाख में किसी को बेच दूंगा। 1 लाख रुपए में मैं इसको किसी को बेच दूंगा। तो इस 10 लाख में से मैं 1 लाख को माइनस कर देता एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कि मेरा नेट नेट खर्चा 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख रुपए हुआ। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपका ये आ जाएगा डेप्रीसिएशन पर यूनिट। पर यूनिट डेप्रीसिएशन आपको मिल जाएगा। अब हर साल आप जितना जितना यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, हर साल आप जितना कोल निकालते जा रहे हो, हर साल आप जितना लीटर ऑयल निकालते जा रहे हो, आप उससे मल्टीप्लाई करके हर साल का डेप्रीसिएशन निकाल लोगे, जिसको हम प्यार से डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। है ये डेप्रीसिएशन ही, पर उसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, हम उसको डिप्लीशन के नाम से बुलाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, फटाफट से बताओ। क्या ये बात सबको क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन? हाउ टू कैलकुलेट डिप्लीशन पर एनम? बोलो।
ये देखो, ये देखो, डिप्लीशन मेथड। डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है? जो भी आपका डेप्रीशिएबल अमाउंट है, क्या होता है डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब? कॉस्ट माइनस स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। जितना अमाउंट हमको खर्चे की तरह दिखाना है, जितना अमाउंट हमको खर्चों की तरह दिखाना है, उसी को कहते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। कितना अमाउंट खर्चों की तरह दिखाना है? जितना हमारा खर्चा हुआ माइनस जितना रिकवर हो जाएगा स्क्रैप को बेच के, रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो वो डेप्रीशिएबल अमाउंट होता है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ द माइन। पूरे साल, पूरे जीवन में जो हमने खरीदा है माइन, उसके पूरे जीवन में हम कितना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में 50,000 टन था, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द माइन मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड इन द करेंट ईयर। करंट ईयर में आपने कितना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ऐसे आप निकालोगे इसका डेप्रीशिएशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस। नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर्स के अंदर है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है देखो, इफ्लक्स, पैसेज ऑफ टाइम, इवन विदाउट यूज, एसेट में फॉल जस्ट बाय पैसेज ऑफ टाइम। तो बच्चों समय के साथ भले आप उस एसेट को यूज ना भी करो, आप उसको अपने घर में सजा के रखे रहो, पड़े रहने दो, फिर भी समय के साथ उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना फोन, नया नया फोन खरीद के लाओ, उसको डब्बे में पैक रहने दो और घर में ही पड़े रहने दो, 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी, चाहे आपने आज तक उसके डब्बे को ओपन भी ना किया हो, क्योंकि समय के साथ ऑब्सोलेंस होता है और ऑटोमेटिकली एसेट डिट्रॉइट होके वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, नो यूज वाला हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ, इनटेंजिबल एसेट, पेटेंट लाइसेंस लॉस वैल्यू वंस देयर लीगल पीरियड एंड्स। बच्चों पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस आपको मिला होता है। जैसे मान लो कोई आपको दवाई बनाने के लिए लाइसेंस मिला होता है, ओके, दवाई बनाने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह मिला होता है, पेटेंट मिला होता है, कॉपीराइट्स मिला होता है, वो आपको एक फिक्स समय के लिए मिला होता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जैसे मान लो आपने हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा करके एक बहुत तगड़ी दवाई बना ली है कैंसर की, जिससे कैंसर पेशेंट्स को आप क्योर कर सकते हो। अब आपने इतना हैवी खर्चा किया उस दवाई को बनाने के लिए, रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, तो गवर्नमेंट आपको राइट देती है कि आने वाले 10 सालों तक सिर्फ आप ही इस दवाई को बेच सकते हो और कोई भी नहीं बेच सकता इस दवाई को। ना इसके फॉर्मूले को कोई कॉपी कर सकता है, ना इसको कोई बेच सकता है। 10 सालों तक आने वाले सिर्फ आप ही बेच पाओगे इस दवाई को, तो गवर्नमेंट आपको ये राइट देती है। ठीक है, तो अगर वो राइट जो आपका 10 साल का है वो खत्म हो जाएगा, तो बस फिर आपके एक्सटर्नल फैक्टर हुआ ये। 10 साल तक सिर्फ आपकी मोनोपोली थी, आपकी मोनोपोली थी, 10 साल तक सिर्फ उस दवाई को आप ही बेच सकते थे। अब 10 साल खत्म हो गया, 10 years गॉन, तो अब उस दवाई को बाकी लोग भी बेच सकते हैं। तो एक्सपायरी ऑफ लीगल लाइफ ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्यों? क्योंकि आपको एक राइट मिला हुआ था, तो एक राइट मिलना इनटेंजिबल एसेट होता है। आपको हक मिला हुआ था गवर्नमेंट से, परमिशन थी आपके पास कि 10 साल तक सिर्फ आप ही बेच सकते हो, वो एक इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट बच्चों, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब मैं बता दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। ये देखो यहां पर मैंने ऑब्सोलेंस का मतलब आपको बताया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है और इसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। Abnormal reason, unexpected event like natural disaster, fire, accident can cause sudden loss of value। अब बच्चों आपके पास घर है, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, बाढ़ आ गई, एक्सटर्नल फैक्टर है, लैंडस्लाइड हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बारिश के सीजन में फ्लड और लैंडस्लाइड बढ़ गया है, साउथ में भी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। पिछले साल तो आपने देखा होगा कि एक पूरा पूरा गांव ही लैंडस्लाइड में पूरा दब गया। पता है आपको ये बात कि एक पूरा गांव, एक एक लोकेलिटी नहीं, एक घर नहीं, एक पूरा गांव का गांव लैंडस्लाइड में दब गया, समझे? अभी हाल फिलहाल की बात है। तो हर साल फ्लड आते हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पता है ना तुमको? तो हाँ, अभी कुछ साल पहले जोशीमठ में पूरा वो आ गया था, दरार आ गई थी पूरा, क्योंकि वो हैवी कंस्ट्रक्शन सह नहीं पा रहा है। तो पॉइंट इस, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, अब नॉर्मल रीजन है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी तुम देखे होगे
2 टनल कोलैप्स का भी बात हो चुका है, 2 बार टनल कोलैप्स हो चुका है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अभी रिसेंटली एक टनल कोलैप्स हुआ है, इसके पहले कुछ 1-2 साल पहले एक और टनल कोलैप्स हुआ था उत्तराखंड में। कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस टनल का और कोलैप्स कर गया था। ठीक है, द पॉइंट इज ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, इसकी वजह से आपका एसेट डैमेज होगा, बर्बाद होगा, पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डेप्रीसिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज बेसिकली एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन और टच, इट कैन बी ओनली फील, इट इज अ राइट। ऐसे एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर आपको पता है आपके पास वो एसेट है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, मार्केट में आपकी इज्जत, तो ये सब इनटेंजिबल एसेट होता है। तो जब आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू समय के साथ कम होते जाती है, तो इसको कहा जाता है, डेप्रीशिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट को कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन। जब आपका कोई इनटेंजिबल एसेट डेप्रीशिएट होता है, जब आपका कोई इनटेंजिबल एसेट डेप्रीशिएट होता है, तो उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है। तो डेप्रीशिएशन कब कहा जाता है? जब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है। जब आपकी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है, उसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। और जब आपके वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट मतलब माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल, माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल की वैल्यू कम होती है, तो उसको डिप्लीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लीशन। हालांकि ये सब डेप्रीसिएशन ही है बच्चों, पर नाम अलग अलग है। फिक्स एसेट का होगा तो डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट का होगा तो एमोर्टाइजेशन, वेस्टिंग एसेट का होगा तो डिप्लीशन। ओके, बोलो क्लियर है? Refers to gradual reduction in the value due to time and expiry of legal rights. It is systematic allocation of asset caught over its useful life. Again सेम ही चीज है वो। ठीक है, तो फटाफट से बताओ बच्चों, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्या ये क्लियर है? हमको नेक्स्ट क्लास में हालांकि और ये देखने हैं, मेथड्स देखने हैं ऑफ फाइंडिंग आउट डेप्रिसिएशन। हालांकि तुम लोग अगर फाउंडेशन की मॉड्यूल चेक करोगे, किसकी? फाउंडेशन की, तो वहां पर लिखा हुआ है कि फाउंडेशन में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ओनली, पर सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारे फॉर्मूले मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इंटर में तो बच्चों सब कुछ है, इंटर में तो सब कुछ, इंटर तो महासागर है, उसमें डुबकी लगाओ और बाहर निकलो। ठीक है, पर एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न, तो वही मैं बता रहा था कि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है कि एसएलएम और डब्ल्यूडीबी मेथड ओनली, बट उन्होंने सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो पढ़ने तो सारे पड़ेंगे। ठीक है, बोलो। क्या ये बात क्लियर है? यस। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये बाकी सारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट पढ़ेंगे। इतना टॉपिक हमको नेक्स्ट क्लास में कवर करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और तुम्हारे ये सारे मेथड्स। बाकी सारी चीजें अभी तक जितनी हुई है एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है, एज सच कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है। ओके, सारे फोन्स पे डेप्रिसिएशन लगता है मधुर, सारे फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में ही डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी बहुत हैवी डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।